इस विषय में लिखा गया मतलब इस ग्रंथ के अवलोक में लिखा गया, उसका उद्देश्य क्या है, श्रोतावर्ग क्या है, हम किन को श्रोतावर्ग तक क्या पहुँचाना चाहिए, यही ना प्रकरण ग्रंथ लेकर चलते हैं। तो शोध पत्रों में भी इसका हम ख्याल रखें। दूसरी बात कि अभी मैं अक्सर हम लोग लंबे समय तक अखिल भारतीय दर्शन परिषद के जो दार्शनिक त्रैमासिक पत्रिका है उसके संपादन करने से जुड़ा है। तो हमें उस संपादन कार्य में क्या है ना, मैं कोई विचार नहीं बताऊँ, बस करना क्या है हम लोगों को आगे के लिए कि बहुत से पत्र है ना, हमको अच्छे पत्र को भी छांट देना पड़ता है। और जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा जब देता है मतलब कि मेरी परीक्षा बढ़िया दिया, नंबर मेरा कम आ गया, मतलब कि परीक्षा के बीच में गड़बड़ कर गया, ऐसा नहीं है। अब इससे कहीं भी संदर्भ, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पुस्तक का नाम डाल दिया, राइटर का नाम नहीं डाल दिया, लेखक का नाम भी डाल दिया, और प्रकाशन का नाम भी डाल दिया। कुछ लोग यहाँ तक करके उठ जाते हैं, प्रकाशन वर्ष डाल दिया, ठीक है। किताब का संदर्भ आपने परिचय दे दिया, जहाँ सब में रेफर किया है वो पृष्ठ संख्या नहीं डाली जाएगा, तो वह एक संदर्भ ग्रंथ होगा, ग्रंथों की सूची, और संदर्भ नहीं करना है। तो संदर्भ आपको प्रॉपर डालना है ताकि प्रकाशन में आप सिस्टम कोई भी अपना आजकल CML और ये कहने की बात है, शिकागो मेथड है कि कौन मेथड, जो मेथड अपना ही राइटर नाम पहले लिखे, टाइटल लिखे, पुस्तक का नाम जो लिख कर ये पूरा का पूरा बोला होना चाहिए। और काम की बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि दोनों जगह है, आप लोग यहाँ पे अधिवेशन आने का उद्देश्य होता है कि जो पेपर पढ़ रहे हैं वो प्रकाशित हो और वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए कि हमने यह कार्य को किया और मेरे नाम संस्था में करवाया। तो निश्चित ही आप लोगों को इस पे जो नई पीढ़ी है ध्यान देना चाहिए। और जो अच्छे अच्छे लोगों को हम लोगों ने मतलब अपने मित्रों का भी पेपर छांटते हुए बड़ा दर्द होता है कि अच्छा पेपर छांटे, क्योंकि वो भी इस गलती को करें। हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो ये बात कोई बता नहीं रहा, हम लोग 3 ही चीज़ देते थे, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशन। हम लोग का सब जब PhD करे तो यही 3 चीज़ की परंपरा थी, तो देते थे। लेकिन आज अगर देखें तो चलेगा, क्योंकि आज सिस्टम बदल गया है। तो हमारे भारत के आधुनिक विचारक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो कहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा, जो अभी मैडम ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, कि शोध की जो अपनी पद्धति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। किस रूप में? युगानुकूल होकर हस्तांतरित होती है कि युग, देश, काल, परिस्थिति, सापेक्षता उसमें भाव रूप में सम्मिलित रहता है, सन्निहित होते हैं, तभी उस शोध की वो व्यवहारिकता है वो आगे बढ़ती है। आविष्कार तो है नहीं कि अटेंडेंट किसी घटना से भी घटे, शोध एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ाने का एक माध्यम है, ठीक है। एक बात ये होगी। दूसरी बात कि हमें भारत में क्या है कि जो शिक्षा की, मैडम जो बोलेगा तो वो रुक जाएंगे, नहीं शिक्षा की विधि है, शिक्षा की विधि है जो स्थापित भी है। भारत के और पश्चिम की ज्ञान परंपरा जो है, पूर्व और पश्चिम जितना ही दोनों में अंतर है। वह है पश्चिम यह मानकर चलता है कि भौतिक साधनों के माध्यम, भौतिक ज्ञान के माध्यम से भौतिक विज्ञान इतना विकसित करेगा या भौतिक विज्ञान के माध्यम से हम विश्व को जान सकते हैं। भारतीय मनीषा, ज्ञान की मनीषा जो है, भारतीय ज्ञान पद्धति जो है वो इसे मना नहीं करती है, लेकिन अभी तक का जो अनुभव है या अनुभव का संसार का है, अनुभव का हमारा संसार है, उसमें भौतिक के माध्यम से संपूर्ण विश्व को जाना जा ऐसा न दिखने में आया है न सुनने में आया है। लेकिन उनकी बातों से हम इनकार नहीं करते हैं, ये भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता है। और भारतीय ज्ञान परंपरा की आज बात क्यों हो रही है, जो ज़्यादातर लोग बात करेंगे, इसलिए जरूरत पड़ी है कि 12 पीढ़ियों तक, लगभग 10 से 12 पीढ़ियों तक हमारी ज्ञान की परंपरा, शोध की परंपरा खंडित हो गई। क्यों? एक बगल में आए हैं तो आप नालंदा घूमे हुए, लाइब्रेरी जले हुए हैं, तो जो हजारों वर्षों की थाती इकट्ठी हुई होगी तो जल गया। तो इन 12 वर्षों में, 12 पीढ़ियों में, 1200 वर्षों में हम तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे, बचते रहे, तो हम अपने ज्ञान की श्रीवृद्धि नहीं कर पाए। और जो ज्ञान चोरी हो गए, विनष्ट हो गए, जला दिए गए, उसके बावजूद जो ज्ञान की अपनी बची हुई है थाती, उस थाती को, उस परंपरा को आज के युगानुकूल बनाकर प्रस्तुत करने की जवाबदेही हमारी है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा पर रिसर्च को भारत की सरकार या आज की पीढ़ी ज़्यादा बल दे रही है, ताकि यह हमारी जो ज्ञान परंपरा छो। आज भी देखिए आर्यभट्ट की बात करें तो
आर्यभट्टियम की जब बात करते हैं तो और अभी तो इसरो से जो चंद्रायन ने जो गया था उसमें उन्होंने कहा था कि हमने आर्यभट्टियम से सहायता ली है जो माना था। तो हमारे एक चीज़ और अपने बस प्रश्न के रूप में आप लोगों का समक्ष रखकर बात समाप्त कर दूँ कि अंग्रेज भारत में जब आए हमें गुलाम बनाए, लेकिन तब तक तो वो अपने को सुपरमेसी में लेकर चले, लेकिन जब हमारे यहाँ के जो प्रथम उत्खनन होता है और उनको ज्ञान होता है कि अशोक के समय इस तरह संपूर्ण भारत में एक राजा था, साम्राज्य था, एक राष्ट्र के रूप में उनको जब ज्ञान होता है तब वो ज्ञान के बाद यहाँ के जो अध्ययन की जो विधाएँ जो बची हुई थी उसको अध्ययन करना शुरू किया, जो शास्त्रों को अध्ययन करना शुरू किया। तो सोचे ये तो अद्भुत है, उसके पहले औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है, उसके बाद ही औद्योगिक क्रांति हुई है, साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो निश्चित ही यहाँ के जो हमारे छुपे हुए ज्ञान है, ज्ञान का वह इस्तेमाल करके वो आगे तक बढ़े। एक उदाहरण जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जन्म दिया। उसने सेव को गिरते हुए देखा तो बोला कि पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। उसने यह नहीं बताया कि जो नहीं गिर रहा कच्चा फल उसको उस पर गुरुत्वाकर्षण क्यों नहीं काम कर रहा है। तो इस बात को कणाद ने बताया कि कणाद ने बताया हुआ है कि सिर्फ वो कि पृथ्वी के 24 गुणों में से गुरुत्व नामक भी गुण है। अब उन्होंने बताया कि जो कच्चा फल है वो नहीं गिरता, वहाँ क्यों नहीं गिरता, इसका भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। दूसरा एक्सप्लेनेशन यह दिया है कि तीर जब हम छोड़ते हैं तो यहाँ छोड़े तो यहीं गुरुत्वाकर्षण खींच कर गिरा देना चाहिए, तो निश्चित जगह जाकर गिरता है, बीच में गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। इसके पीछे कौन सा संस्कार है, इसका भी एक्सप्लेनेशन कणाद ने दिया हुआ है। और इस हमें लगता है कि कुछ दिन पहले हमने पढ़ा हुआ था अखबार में कि ब्रिटेन के अखबार में निकला था कि माना उन लोगों ने कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारा मौलिक सिद्धांत न्यूटन का नहीं है, भारत के कणाद ऋषि का है। यह हम धीरे धीरे पश्चिम भी स्वीकार कर रहा है। तो पश्चिम जो कहता है वही सत्य नहीं, हम जो कहते हैं वो पश्चिम की तरफ जाए और उसे युगानुकूल बनाकर अपने ज्ञान पर हमें गौरव करने की बात होनी चाहिए। यही भारतीय ज्ञान परंपरा में आगे रिसर्च करने का उद्देश्य है कि हमें अपने ज्ञान पर गौरव हो, उसे युगानुकूल बनाएं। यह कार्य आप जैसे नवयुवकों के ऊपर है, आप इस काम को बढ़ाएं। हमें लगता है बढ़ा रहे हैं। सर को जिज्ञासा था सर हमसे, हाँ सर बोलो हो तो सर हम सर एक बात ये कर रहा था कि सर 1940 में भी सर न्याय बौद्ध वेदांत के ज्ञाता थे, 1960 में भी थे। भारत में सर बात करेगा ना 1940 में भी कोई न कोई वेदांत का न्याय का बौद्ध के ज्ञानी थे, 1960 में भी थे, 1920 में भी हैं और आज की डेट में भी हैं। लेकिन सर हम क्यों एक नया चिंतन या एक सिद्धांत नहीं दे पा रहे हैं? पहला प्रश्न तो हमारा ये है। दूसरा सर ये है कि जिस कालखंड से हम आप लोग हैं नहीं दे पा रहे हैं, हाँ नहीं दे पा रहे कोई नया मौलिक चिंतन। दूसरा प्रश्न सर ये जिस कालखंड में हम आपको जी रहे हैं, क्या इस समय भारत में कोई प्रतिष्ठित और प्रमाणित दार्शनिक है? जिस कालखंड वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं सर्टिफिकेट देने वाला हूँ नहीं, और है कौन ये सर्टिफिकेट में दे नहीं सकता। लेकिन इसका कारण क्या था? दो बातें हैं, 2 मिनट में बात खत्म करूँ तब तक ऑफिसर काम भी हो रहा है कि एक तो हमने जैसे कि कहा कि 10-12 पीढ़ियों तक ज्ञान के जो हमारा अब जब हम जीवन ही बढ़िया से अपना दैनिक आचरण में नहीं बढ़िया से कर रहे थे, उसके लिए भी जजिया का वगैरह दे रहे थे। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी कि हम किसको आराधना करें किसको ना माने, तो शोध कहाँ से कर सकते? 2 बातें देखिए, एक अब हाल फिलहाल घटना घटी, ज्ञानी रहे हैं लेकिन डर भी रहा है, ज्ञानी रहे हैं उस ज्ञान। दूसरी बात कि हमारे अंग्रेजी जो 1940 के जो कालखंड बोल रहे, इस कालखंड के बीच में अंग्रेजों ने स्थापित कर दिया, हमारे दिमाग में संस्कारों में भर दिया कि हम एक राष्ट्र नहीं हैं और हम एक सभ्यता नहीं है और हैं बहिन सभ्यता है। इससे मुक्त होने का काल है, इससे मुक्त होना ही भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर लौटना है और उसको युगानुकूल बनाना है। ठीक है। दूसरी बात एक और बात बताए, हाल फिलहाल एक भोजपुरी गाना पे भाजपा के कार्यक्रम में विवाद हुआ, रघुपति राघव राजा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम तो मूल भजन में है ही नहीं, हम तो जानते रहे कि यही मूल भजन है। मैं जब तक विवाद नहीं हुआ तो मैं ये जाना ही नहीं कि महात्मा गांधी ने इसको प्लेगरिज्म किया हुआ है। हाँ, और ये है तुलसा विग्रह राघव शालिग्राम, इस तरह राघव ध्यान श्याम का पूरा पंक्ति है, ओरिजिनल तो ये है, लेकिन इसको बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया? तो बदल दिया गया इसलिए बदल दिया गया, तो अब जब इतने छोटे से भजन को बदला गया होगा तो हमारी जो ज्ञान की जो परंपराएं, जिन ग्रंथों के जिन शास्त्रों पर प्रश्न उठाए जाते हैं, क्या गारंटी है कि उसको भी धन के लोग में कुछ विद्वान पंडित मतलब विद्वानों ने, पंडित मतलब जाति नहीं ब्राह्मण नहीं, कुछ पंडितों ने उसको
क्षेपक रूप में उस परिवर्तन न कर दिया हो। अन्यथा एक उदाहरण रूप में इसमें मनुस्मृति का उदाहरण है, जिसमें कहा जाता है कि जहाँ पे नारियों का सम्मान नहीं होता है, स्त्रियों का सम्मान नहीं होता भी वस्तु नहीं है, जहाँ यह कहा जाता हो कि हमें जल को स्वच्छ रखना चाहिए, जल में मांस मदिरा विष नहीं डालना चाहिए, जहाँ यह कहा जाता हो शाकाहार पर जोर दिया गया हो, यह उसका 5.53 या इस तरह के श्लोक है, उसमें यह कहा गया है कि जीवन में सबसे उत्तम फल वाला यज्ञ बताया गया है अश्वमेध यज्ञ। तो जीवन में जो व्यक्ति 100 वर्ष जिएगा और 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर रहा हो उसका पुण्य फल, और जीवन में जो कभी मांसाहार न किया हो उसका पुण्य फल बराबर होता है। जिन शास्त्रों में इस तरह की बात की गई हो वह शास्त्र किसी को अपमानित कैसे कर सकता है? तो निश्चित क्यों न माने कि शास्त्रों को हम खत्म नहीं कर सकते थे, तो कुछ शास्त्रों को क्षेपक के माध्यम से बदनाम हो, तो ये भी तो हो सकता है ना। अन्यथा जिसमें अच्छी अच्छी इतनी बातें की गई हैं वो किसी को अपमानित कर, किसी वर्ग विशेष को अपमान, क्योंकि हमारे यहाँ तो जाति सिस्टम थी नहीं, जाति तो थे, जाति को थे ना, ये 2000 जाति कहाँ से आए? तो ये सारी सिस्टम जो है, इस सिस्टम पे क्या जो है, ये इतिहास की बात है, समाज की बात है, उसमें मतलब नहीं। मतलब है कि हमारे जो ज्ञान की पद्धति है, परंपरा है, वह सही दिशा में आज अनुकूल हो, मतलब कि आज के देश काल परिस्थिति में उसकी क्या उपयोगिता हो सके, इस विषय पर हमें चिंतन करने की जरूरत है, आपको शोध करने की जरूरत है। ये